हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत बच्चों हमने देखा हास्याकरण से निपटाना, कि हम हास्याकरण की जो समस्या है हम उसको कैसे निपटा सकते हैं। इन सब चीजों पर हम लोग आपका बात कर रहे थे कि हास्याकरण की दिक्कत क्या है, हास्याकरण से निपटाने का मतलब क्या है। हम लोग इसमें अभी आपका बहुत सारी चीजों को जो है देख चुके हैं। जैसे हमने इसमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कौन से समाज हास्य समूह पर हैं, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक, और मौलिक अधिकारों का उपयोग कैसा है, आर्टिकल 15 और 17 क्या कहता है, क्या उसमें अधिकार है, और हाशियाई तबकों के लिए क्या कानून है। कह रहे हैं जो हाशियाई तबकों पर हैं उनके लिए क्या कानून है, ये हम लोग यहाँ तक जो है आपका देख पाए थे। अब हमें बात करनी है इसमें थोड़ा सा, जो हम लोग आगे चलेंगे और एक एक करके देखेंगे, वो क्या है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, कि सोशल जस्टिस जो है उसको कैसे आपका बढ़ावा मिले, उसमें कैसे वृद्धि हो। आज हमको सोशल जस्टिस के विषय में देखना है कि हम सोशल जस्टिस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इसमें बढ़ावा मिल सकता है। हमको जो है आपका बेसिकली इस पर अपनी बात करनी है। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजना लागू करती है। कह रहे चाहे आपका राज्य हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार हो, जहां पर जनजातीय आबादी अधिक होती है या फिर जहां पर दलित आबादी ज्यादा होती है, तो ऐसी में क्या होता है, सरकार जो अपनी योजना है वो अधिक लागू करती है। क्यों? ताकि वहां इनका प्रोत्साहन हो सके और वहां इनको बढ़ावा दे सके। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। ध्यान दीजिए आप। ठीक है, बस बस बहुत बढ़िया, याद रखेंगे इसी प्रकार आप। ठीक, आगे देखिए, उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त में रियायती दरों पर छात्र व्यक्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कह रहे सरकार क्या करती, कुछ रियायत करती। रियायत का मतलब है कि सरकार एससी एसटी के बच्चों को और जो भी आपके हाशियाई समूह हैं उनके बच्चों को क्या करती है, ताकि शिक्षा में वो आपका बढ़ सकें, उनको रियायत दर पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी कि बहुत सस्ते रेट में उनको हॉस्टल जो है वो आपको प्रोवाइड कराती, ताकि उनकी एजुकेशन हो सके। और सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीज उनको मुफ्त में भी आपका देती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उनके सामाजिक प्रोत्साहन के लिए योजना हो, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए उनकी योजना हो। तो सरकार जो है इनको आपका विशेष जो है वो आपका ध्यान रखती है और उनको बढ़ावा देती है। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है और हमको इन पर थोड़ा सा गौर करके जो है आपका देखना है कि कैसे कोई हाशियाई समूह पर है वर्ग, तो उसके लिए सरकार किस प्रकार से उसको बढ़ावा देने का आपका प्रयास करती है। तो इन सारी चीजों को हमको इसके अंतर्गत देखना था। क्लियर है? मैं इतना समझ आएगा, ताकि क्या हो सके, शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल तक कर सके जो नामुमकिन थी। कोशिश क्या है सरकार की, कि उनको एजुकेशन मिल सके जिस पर वो आपका बिलीव कर सकें। जो नामुमकिन चीजें हैं, जो सोच रहे हैं कि अगर एजुकेशन नहीं होगी क्या होगा, उससे क्या हो सके, उनका विकास हो सके। इस प्रकार की चीजों को इसमें रखा गया है और इनको ध्यान दिया गया है। ठीक, लेकिन उनके इन इलाकों में उपलब्ध नहीं हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि वहां आपकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तब क्या हो, कुछ जरूरी सुविधा मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों को भी इस्तेमाल करती है। भाई कुछ चीज तो ऐसी है जिनको गवर्नमेंट आपका प्रोवाइड करा देगी, कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट आपका प्रोवाइड नहीं कराएगी, तो वो चीजें उनको मुहैया करानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार कानूनों को भी इस्तेमाल करती है
ताकि अपने यहाँ व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठा सके। क्या कर सकती है कि जो अनइक्वालिटी बनी हुई है, असमानता बनी हुई है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर सके, कुछ ठोस आपके जो कदम है वो उठा सकें। ऐसा भी काम जो है गवर्नमेंट या सरकार आपका कर सकती है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था इस तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है, और कह रहे हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। ये आपको ध्यान देना है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित और आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। कह रहे चाहे आदिवासी हो, चाहे ये सब आपके दलित हों, उनकी सीटों को आरक्षित किया गया है, और ये एक आपका महत्वपूर्ण जो कदम है वो आपका माना गया है, तो कह सकते हैं उसको रखा गया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सामाजिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आदिवासियों को, दलित को, या फिर जो हाशिए समूह हैं उनको किस प्रकार से काम कर रही है, उनके एजुकेशन को लेकर, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो, उनको सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन मिले, तो सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है। ये आपको देखना चाहिए। देख लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको समझ नहीं आया है, पिछला जो हमने पढ़ा है, आपका जो पढ़ा है, कि आप लोगों ने घर जाकर जो चैप्टर का रिवीजन किया है, आप उसमें से कुछ भी अगर आपका अपना डाउट है तो आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कुछ डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने और नई पूर्णता हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इनके तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अब कह रहे कुछ समाज के ऐसे समूह थे जो बहुत पीछे रहे, ठीक, सदियों तक किस चीज में, अपनी जो पढ़ने लिखने की व्यवस्था है इसमें, और जो नई निपुणता है, जो नई चीजें आ रही हैं उनमें। तो ऐसे के लिए सरकार को क्या करने चाहिए, ठोस आपके कदम उठाने चाहिए, ताकि उनको उस लेवल पर खड़ा कर सकें, उनको उस लेवल तक आपका लाया जा सके। ठीक है, ये हमको विशेष करके जो है ध्यान देना है। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है, देश भर में सभी राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति, दलित के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े, अति पिछड़ी जाति की अपनी अपनी सूचियां हैं। अब देखिए, जो भी आपकी पिछड़ी हुई जाति है, पिछड़ी हुई अन्य जाति हैं, ये कह सकते हैं राज्य सरकार के पास ये हैं, इनकी सबकी सूची क्या है, सरकार के पास है, कि आरक्षण को किस प्रकार से देना है, कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आपका समाज में पिछड़े हुए हैं, ये सब हमको देखना है। ठीक, और सरकार को SC ST OBC और OBC में भी जो आपके बैक OBC हैं उन सब का भी इनको ध्यान रखती है। ठीक, इस तरह केंद्र सरकार के पास सूची भी होती है। ऐसे ही क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी एक सूची होती है, केंद्र सरकार के पास। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिल है, यानी कि जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति, जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उससे जाति या जनजाति का उम्मीदवार का आरक्षण का लाभ उठा सकता है। सिंपल सा ये मतलब कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आपका SC ST की जो लिस्ट है, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट में हो या स्टेट लिस्ट में हो, अगर उसमें लिखा है, उसमें वर्णित है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को सरकारी लाभ, सरकारी प्रोत्साहन मिल सकते हैं। किसके लिए, नौकरी के लिए। ये बेसिकली ध्यान रखना है।
कॉलेज, खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ को न्यूनतम सीमा तय कर दी गई। अब जिनके आरक्षण है, इनको मिला है, उनको क्या किया गया है, सरकार ने एक उनकी न्यूनतम कट ऑफ बनाई है। क्या करती है? न्यूनतम अंक सीमा तय की है। इसका मतलब यह है कि संस्थान में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार को दाखिला नहीं पा सकते, सबको नहीं मिल सकता। इनमें दलित और आदिवासी छात्रों को दाखिला मिल सकता है। अब देखिए, जिसमें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया हो, यानी कि जिसके मार्क्स बढ़िया होंगे परीक्षा में, वो ही क्या कर सकता है, इस एग्जाम में बैठ सकता है। और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा प्राप्तांक किया है, सरकार इन्हीं विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। नवीं कक्षा में राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे। कह रहे जो आरक्षण व्यवस्था है उसके विषय में आप पढ़ोगे, ठीक, कि आरक्षण जो व्यवस्था है वो क्या है, उसके विषय में आप देखोगे। तो फिलहाल जो है आप इतना देख लीजिए, और इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। थोड़ा देखिए, अब इसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है कि दलित और आदिवासियों के अधिकार की रक्षा, कि कैसे हम दलित और जो आदिवासी लोग हैं उनके अधिकार की जो रक्षा है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये इसमें साफ साफ स्पष्ट आपका वर्णन जो है आपको मिल जाएगा। हास्य समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने की नीति के अलावा हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं। आइए यह कानून एक सच्ची घटना पर आधारित केस स्टडी को पढ़कर जानने कर अपनी रक्षा के लिए दलित अधिकार किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हम लोग आपका बात करें। क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए, हमको एक केस स्टडी है, उस केस स्टडी पर हमको बात करनी है, ठीक, जिस पर हम इसके आधार पर बात करें। अब देखिए, जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार में, ये जो आपका त्योहार था, फेस्टिवल था, उसकी तैयारी में जुटे हैं। यह है हर 5 साल में एक बार स्थायी देवता की पूजा की जाती है। क्या होता है उनके यहाँ, हर 5 साल में जो है जो देवता है उस देवता की आपका पूजा की जाती है। कितने वर्षों में, ध्यान देना है, हर 5 साल में एक बार पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाली इस उत्सव के आसपास 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोबन को इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नाकम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नाम से पहले उसके पिता दादा यह काम करते आए हैं। उन्हें सभी मंदिरों में दाखिल होने नहीं दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए ही भारी सम्मान के रूप में देखा जाता है। इस बार रतनाम की बारी थी। रतनाम 20 साल का था और पास के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। कितने का था? 20 साल का। और क्या कर रहा था? इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और इस रस्म से निभाने का नहीं। यानी कि सारे पंडितों को इकट्ठा किया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं और उस पैर का जो पानी है बचा हुआ वो उससे खुद नहाते थे, ठीक। और रतलाम की फैमिली ये करती आ रही थी वर्षों से, और जो उसका बेटा का नंबर आया उसके पुत्र ने यह करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, ठीक। अब इनकार कर दिया तो कुछ समस्या होगी, क्योंकि गांव की सामाजिक संरचना है वो टूटेगी। इसको देखते हैं थोड़ा सा। उसने कहा कि वह संस्कार में विश्वास नहीं करता है और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। कह रहा है कि वो इस जो संस्कार है, मतलब जो कल्चर, इसमें विश्वास नहीं करता। यानी कि जो उनके पुरख है, मतलब जो उनके पूर्वज रहे हैं, वो दलित होने के कारण उनको ऐसा मजबूर वर्ष करने के लिए कहा गया था। रतलाम ने इनकार करने से न केवल 5 गांव की ताकतवर जाति बल्कि उनके समुदाय के कई परिवार का भी खौफ थे।
ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि एक कच्ची उम्र का नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। क्या कर रहा है कि देखिए, कच्ची उम्र का मतलब छोटी उम्र का मतलब है, और नौजवान क्या कर रहा है, उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता है कि रतलाम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वो खुद को उनके बराबर मानने लगा है। क्या समझ आया कि खुद को क्या मान रहा है, उनके बराबर मानने लगा। अब देखिए, वर्चस्व कहां लड़ा, बराबरी। रतलाम की जातियों के लोगों भी ऊंची जाति वाले गुस्से में की आकांक्षा से डरते थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों को खेतीहाल खानों की धाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभावशाली जाति उन्हें काम देना बंद कर देंगी तो वो क्या खाएंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे। ऊंची जाति ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर दलित नहीं झुकेगा तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रतलाम की दलित यही थी कि चूंकि आज एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया और इसलिए देवता ने उनके गुस्से होने का सवाल नहीं उठा। अब क्या कह रहे हैं, इसलिए देवता, अब कोई बाप का दलित था वो कहीं नहीं गया, मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पे गुस्सा होने का सवाल ही नहीं होता। अब देखिए, अब यहाँ राजनीति आपकी गर्म आ गई। कैसा हो गया कि जो बड़ी कास्ट वाले लोग हैं वो छोटी कास्ट वालों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। ठीक, अब इस प्रकार क्या होगी, आपकी समस्या होगी। अब देखिए क्या हुआ। ठीक, भाषा की अपनी एक पुस्तक में कबीरदास के दोहे पढ़े। अब देखिए, ये तो एक हमने पूरी कहानी पढ़ी है, केस स्टडी। अभी और कुछ है इसके आगे, अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं, चलिए बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ताकतवर जातियों ने रतलाम को सबक सिखाने की ठान ली। अब क्या करना है भाई, रतलाम को तो जो है, रतलाम को तो अब आपकी क्या करना है, हमको अब सबक सिखाना है। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रतलाम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। एक रात अचानक कुछ लोग आकर रतलाम की झोपड़ी में आग लगा दी। रतलाम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरते थे, उन्हें लगता था कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत रतलाम जैसी बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रतलाम ने उन्हें दलित विरोधी के प्रतीक के रूप में पेश किया। अतः विवादास्पद रस्म को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि गांव में ऊंची जातियों में उनका बहिष्कार कर दिया गया। देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। हालांकि उसने उस प्रथा को नहीं माना, लेकिन क्या हुआ, फाइनली उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। किसकी वजह से छोड़ना पड़ा होगा, जो ऊंची जाति के लोग हैं। तो आज भी हमारे समाज में सामाजिक विभाजन और इस प्रकार की बहुत सारी कुरीतियां जो हैं वो आपका देखने के लिए हमको मिल जाती है। तो इस केस स्टडी से सिंपल ये हमें सामने आ गया कि आज भी बड़ी जाति के लोग अपना वर्चस्व दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब आप सोच कर देखिए, कैसी मुमकिन कोशिश उनके लिए क्या है कि आप एक परिवार को गांव से निकाल दे रहे हैं। ये तो क्या हुआ, यही कारण तो है कि एक बड़ी जाति के लोग हमेशा वर्चस्व दिखाकर छोटी जाति के लोगों को या अन्य जाति के समूह के लोगों को दबाते चले आएंगे। यही तो हुआ है हमारे समाज में, और हुआ ही क्या है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष के लोगों को दबा कर रखता है। ठीक, कैसे उसको हास्यकरण पर पहुंचा देता है। ठीक, ये आपको समझना है। अब देखिए, भाषा की अपनी पुस्तक में अपने कबीर के दोहे में पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे, लिख लेना, 15वीं सेंचुरी में रहे हैं। पेशे से बुनकर, अब देखिए पेशा मतलब क्या काम करते थे, बुनकर थे। कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी।
उनका यह प्रेम रस्मों और पांडे पुजारी के चुंगल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों को तीखा आलोचना की गई थी। कवि ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और पहचान के लिए लोगों को सच में कैद कर देते थे। प्रहार का मतलब ऐसे नहीं कि वो आपका लठ लेके चले गए, बंदूक चलाए, गोली चलाई, नहीं, अपने शब्दों का, अपनी वाणी का वो कटाक्ष करते थे, उस पर वो लिखते थे। देखिए अब वो सबके लिए ही लिखते थे। कुछ उनके दोहे हैं, जैसे मैं पत्थर पूजे हरी मिले तो आपका मैं पूजू पहाड़, इस प्रकार से थे। ठीक ऐसे ही आपके भी अगर एक बार एक आपके मौलवी साहब अजान दे रहे थे, ठीक, तो उसमें वो कहते हैं कि क्या जो आपका खुदा है वो क्या बहरा हो गया है, जो आप अजान के माध्यम से आप खुदा तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लोगों को तर्क देते थे कि ये साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये गलत है, जो आदमी सुनता है वो आपको मन से ही सुन लेता है, इस तरह के हमको क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली वो जो बात करते थे वो आडंबरों से, रस्मों से जो मुक्त होने की हमेशा जो है आपका कबीरदास बात करते आए हैं, और वो निर्गुण जो आपकी परंपरा है उसके वो क्या रहे हैं, आपके कवि रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए उनकी राय में हर एक व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है। वे अपने अनुभव के जरिए भीतर के ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके सभी मनुष्य की समानता में सत्ता के शक्तिशाली विचारों को समान लाने वे एक साधारण कुम्हार बनकर घड़े में पानी लाती औरतें सबके श्रम का सम्मान करते थे। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस बहाली चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात में दलित हास्य समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग भी आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। कबीरदास ने अपने पद, जो अपनी वाणी उसमें लिखा है, एक गद में लिखते उन्होंने लिखा है पद में। ये आपका हिंदी का है, आप गद और पद को पढ़ लीजिए हिंदी में, आपको स्पष्ट जो है जानकारी आपको मिल जाएगी गद और पद के विषय में। तो अब आप मुझे बताइए, आपने अभी ये केस स्टडी पढ़ी है, ठीक, इस केस स्टडी से आपको क्या निकलकर सामने आया? रतलाम की जो कहानी थी, इस केस स्टडी को पढ़कर आपने क्या जानने की कोशिश की और क्या चीज आपको इसमें मिली है, आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास 30 से 40 सेकंड का समय है। आप बच्चे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि बेसिकली था क्या, इस कहानी को आप कैसे समझते हैं, बताइए। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपको कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमने देखा कि एक नौजवान है जिसने सामाजिक जो आपकी कुरीति का विरोध किया, तो ऊंची जाति के लोगों ने उस विरोध का विरोध किया क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा वर्चस्व खत्म हो रहा है, और अगर वर्चस्व खत्म हुआ तो हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि या जो हमारा दबदबा बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस लड़के को गांव से ही निकलवा दिया और उसके घर में आग लगा दी। तो आप सोचिए, वो एक प्रथा ना मानने के कारण उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। ये कितनी दुख की बात है। अब एक एक्ट हमने इसमें देखा था, उसने रिपोर्ट की थी एक एक्ट के तहत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किया था उसने, 1989। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखिए, रतनाम ने अपने गांव में ऊंची जाति द्वारा किए गए भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। क्या करा? कानून का सहारा लिया। ठीक, यह कानून 1989 में दलितों और
अन्य समुदाय की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ा था कि वह दलितों और आदिवासी के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को रोक पाने में ठोस कार्रवाई करे। यह तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चलता आ रहा है। क्या चलता आ रहा है कि जिस तरह से चीज हो रही है, ये व्यवहार कोई आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन 70 के दशक के आखिर में, 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप ले ली गई थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हक को दबा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हक के लिए पुरजोर आवाज की। कथित रूप से जातियां दायित्व का निर्वहन करने की तैयारी में थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रतलाम की तरह उनने भी दलित का अपमान व शोषण करने की परंपरा से इनकार कर दिया। इसी वजह से ऊंची जाति के लोगों ने उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए और छुआछूत अभी भी जारी है। उन्हें इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलित के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सजा खत्म करने का प्रावधान किया गया। ठीक, क्या किया गया? सजा खत्म करने का जो आपका प्रावधान है वो भी किया गया। तो ये एक्ट को आप समझिए कि कितने बड़े व्यापक रूप में हमारे सामने आया और लोगों ने उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कैसे आपके बहुत सारे समूह या संगठन जो हैं निकल कर हमारे सामने आए। बच्चों क्लियर है? ठीक, देख लिया मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने। तो देखिए, इस प्रकार बहुत सारी सामाजिक विडंबना, सामाजिक कुरीति हमारे समाज में है और इसीलिए सरकार नियम और कानून बनाती है ताकि लोगों का जो है दमन ना हो, लोग पर अत्याचार ना हो। इन सभी के लिए सरकार वर्तमान समय में भी और भूतकाल समय में भी और भविष्य में भी आपका हर प्रकार से लड़ने में सक्षम रही है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।